अर्नोल्ड बॉडमर और एडवर्ड विटन नाम के दो फिजिसिस्ट ने 1978 में काफी स्पूकी और कंट्रोवर्शियल थ्योरी पब्लिश की थी, जिसका नाम था स्ट्रेंज मैटर थ्योरी। इसके मुताबिक फ्यूचर में एक ऐसा मैटर एग्जिस्ट करेगा जिसके कांटेक्ट में अगर हम कभी आए तो हम पलक झपकते ही गायब हो जाएंगे। ये सुनने में कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी की तरह लगता है, लेकिन मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी की फिजिसिस्ट लैमिया एल्फेसी ने हाल ही में कहा है कि उन्होंने ऐसे ही एक स्टेज मैटर को खुद अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया है। अगर ये सच है तो क्या हमारा अंत जल्द होने वाला है? क्योंकि मान लो कि आप एक अंधेरे से कमरे में जाते हो और आपके सामने एक चमकती हुई बॉल है जिसे क्यूरियोसिटी के चलते आप छूने जाते हो, और उसे छूने के बाद आपकी उंगली और फिर धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी एटम की तरह इवेपोरेट होने लग जाती है और अल्टीमेटली आप भी उस बॉल की तरह फॉर्मलेस मैटर में कन्वर्ट हो जाते हो। हालांकि आपको ये कॉन्सेप्ट काफी हाइपोथेटिकल सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे देखो physics.org में पब्लिश्ड इस आर्टिकल में। जैसा कि आप देख सकते हो, एक ऐसा मैटर पोटेंशियली फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा जिसके कांटेक्ट में आते ही आप, मैं, पृथ्वी, यहाँ तक कि सारा का सारा यूनिवर्स पलक झपकते ही गायब हो जाएगा। यानी सिर्फ एक सेकंड में हम जी रहे होंगे और अगले ही सेकंड में हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि इसके कांटेक्ट में आते ही नॉर्मल मैटर जैसे हम इंसान रिपल्सिव ग्रेविटी दिखाने लग जाएंगे, यानी कि जैसे ग्रेविटी हमें अभी टूवर्ड कोर अट्रैक्ट करता है, इस केस में वो हमें रिपेल करने लग जाए, और इसी वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग अस स्पेस में हम फेंके चले जाएंगे, अगेन कॉजिंग इंस्टेंट डेथ। अब देखो फ्रेंड्स, ये थ्योरी कॉन्स्पिरेंसी पर बेस्ड है या साइंटिफिक एविडेंस पर? इसे समझने के लिए हम रैशनल लोग सीधा इस पर बिलीव नहीं करेंगे। पहले इसके पीछे के साइंस को समझते हैं और इसके पीछे के फंडामेंटल्स को। ये मैटर इतना स्ट्रेंज क्यों है? इसे समझने के लिए साइंटिस्ट ने सबसे पहले नॉर्मल मैटर से ही शुरुआत की। उन्होंने देखा कि नॉर्मल मैटर का बेसिक होता है क्वार्क, जिसके 6 टाइप होते हैं, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म एंड स्ट्रेंज। क्योंकि टॉप, बॉटम, चार्म एंड स्ट्रेंज ये चारों कोक्स सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कि हाई टेम्परेचर, प्रेशर और एक्सट्रीम ग्रेविटी में एग्जिस्ट करते हैं, और उनकी लाइफ टाइम भी कम होती है, और इसलिए मैटर सिर्फ अप एंड डाउन क्वार्क से ही बनता है। और जैसा कि हम ये जानते हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशन सिर्फ न्यूट्रॉन स्टार में ही पाए जाते हैं, और इसलिए साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन स्टार को स्टडी करना शुरू किया। एंड दे वर कम्प्लीटली शॉक्ड, क्योंकि उन्होंने पहली बार न्यूट्रॉन स्टार को एक क्वार्क स्टार में तब्दील होते हुए देखा था। इसमें न्यूट्रॉन स्टार एक्सट्रीम कंडीशन में न्यूट्रॉन एक अप और 2 डाउन क्वार्क्स में डिसोसिएट होकर क्वार्क सूप बना रहे थे, जिन्हें साइंटिस्ट क्वार्क स्टार कहते हैं। अब जैसे ही कोई न्यूट्रॉन स्टार क्वार्क स्टार बनता है, तब उसके एक्सट्रीम एनवायरनमेंट की वजह से उसमें मौजूद एक डाउन क्वार्क एक स्ट्रेंज क्वार्क में कन्वर्ट हो जाता है, और सारे न्यूट्रॉन स्ट्रेंज मैटर में। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अगर रियलिटी में स्ट्रेंज मैटर एग्जिस्ट करता है तो यूनिवर्स का अंत पक्का है, और इसका वर्स्ट पार्ट तो ये है कि हम उसे रोक भी नहीं सकते। और इसे ही टेस्ट करने के लिए जब कुछ साइंटिस्ट ने इन स्ट्रेंज क्वार्क्स को लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया, तो उन्होंने ये देखा कि वो क्वार्क्स अनस्टेबल होने की वजह से अब क्वार्क्स में डिके हो रहे हैं। यानी कि अगर क्वार्क स्टार से स्ट्रेंज मैटर बाहर आया भी, तो भी उसमें मौजूद स्ट्रेंज क्वार्क्स तुरंत अब क्वार्क्स में तब्दील होकर नॉर्मल मैटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब साइंटिस्टों का एक ग्रुप इस पर कम्प्लीटली डिफरेंट ओपिनियन रख रहा है, और उनका मानना ये है कि क्योंकि स्ट्रेंज क्वार्क्स अपने ओरिजिनल नॉर्मल फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो सकता है, इस थ्योरी का सक्सेसफुल होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ऐसे और भी कई सारे सो कॉल्ड कंट्रोवर्शियल कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज हैं जो कई साइंटिस्टों ने खुद पब्लिश किए हैं, लेकिन उस पर रिसर्च कर रहे बाकी साइंटिस्टों का मानना है कि हाई चांस है कि ये थ्योरीज आगे जाकर सही साबित हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें इनके सच होने के धीरे धीरे करके कुछ सबूत मिलते जा रहे हैं। और इसलिए आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसी हॉरिफिक थ्योरीज डिस्कस करेंगे जो सुनने में भले ही इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन मे बी आगे जाकर वो एज रियलिटी प्रूफ हो सके। सो सबसे पहले बात करते हैं रोकोस बेसिलिक्स थ्योरी की। 2017 में जापान की रोबोटिक कंपनी के 4 मिलिट्री रोबोट्स ने 29 लोगों को गोली से मार दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि वो 29 लोग और कोई नहीं बल्कि उन्हीं रोबोट्स के क्रिएटर्स थे। लेकिन ये पहला ऐसा कोई एआई मैस मर्डर केस नहीं है। 1980 में तो एक एआई ने इंसान को तड़पा तड़पा के रेडिएशन से मारा था,
जिसमें रेडिएशन का इस्तेमाल करके कैंसर सेल्स को एलिमिनेट किया जा सके। लेकिन एक दिन एक ट्रीटमेंट के दौरान इस एआई ने एक औरत को एक्सट्रीम रेडिएशन से एक्सपोज कर दिया, जिसकी वजह से उसे अपना हाथ काटना पड़ गया। फिर जैसे ही डॉक्टर्स ने थिरैक 25 का सिस्टम चेक किया तो उन्होंने देखा कि उसके कंट्रोल पैनल पर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। यहाँ तक कि उसे बनाने वाली कंपनी ने भी उस पर मल्टीपल टेस्ट किए, बट एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन। यानी इस मशीन का एआई ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था, इसका जवाब उसे बनाने वाले क्रिएटर्स के पास भी नहीं था। लेकिन कई साइंटिस्ट्स का मानना है इसका जवाब 2010 में पब्लिश्ड रोकोस बेसिलिस्क थ्योरी के पास हो सकता है। 2010 में रोको नाम के एक इंसान ने लेसरॉन्ग इस डिस्कशन साइट पर रोको बेसिलिस्क नाम की एक काफी स्पूकी और कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरी पब्लिश की। देखो, थ्योरी को अगर थोड़ा सा डिटेल में समझे तो ये बताती है कि आगे जाकर एक ऐसा इविल गॉड लाइक एआई होने वाला है, जिसके बारे में अगर आप देखते, सुनते या फिर सोचते भी हो तो आपको आपकी बची खुची जिंदगी उसके टॉर्चर चैम्बर में इस तरह बितानी पड़ेगी। इसका इन्वेंटर रोको बताता है कि इस चैम्बर में अगर आप जाओगे तो मौत भी आपको अच्छी लगने लगेगी, लेकिन ये कभी भी आपको मरने नहीं देगा, क्योंकि अगर आप मर गए तो ये आपको फिर से जिंदा करके टॉर्चर करना शुरू कर देगा। इस थ्योरी के मुताबिक फ्यूचर में एक ऐसा एआई डेवलप होगा जो उन सभी लोगों को मारेगा जिन्होंने उसे हैक करने की कोशिश की है, पर साथ ही वो निर्दोषों को भी खत्म करेगा जिन्होंने उस रोबोट को बनाने में कोई भी मदद नहीं की है। अब फिर से ये सुनने में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही होगी, लेकिन आज कई साइंटिस्टों का ये मानना है कि आगे चलकर ऐसा कोई एआई वाकई में डेवलप या इवन इवॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि हमने मिलिट्री रोबोट के केस में देखा, ये अपने आप को इवॉल्व कर सकता है और फ्यूचर में ज्यादा कंप्यूटिंग पावर से पूरे ह्यूमन ब्रेन, यहाँ तक कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को सिमुलेट कर सकता है। और अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इसके खौफ में आकर अभी एआई डेवलपर्स ने एडवांस एआई डेवलपमेंट पर रोक लगानी शुरू कर दी है। एनीवे फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट हॉरिफिक थ्योरी के बारे में, द फॉल्स वैक्यूम डिके थ्योरी। 1967 में नासा एस्ट्रोनॉट जिम लिब्लॉन्क अपोलो मिशन में यूज होने वाले स्पेस सूट को टेस्ट करने के लिए जब एक वैक्यूम चैम्बर में पहुंचे, तब एक्सीडेंटली उनके सूट को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला हॉर्स अचानक से डिटैच हो गया। इस घटना के 12 से 15 सेकंड बाद वो बेहोश हो गए और उन्हें तुरंत वहां से बाहर निकाल दिया गया। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने बताया कि वैक्यूम एक्सपोजर की वजह से उनके टंग पर मौजूद सलाइवा उबलने लगा था और इस वजह से अगले 4 दिनों तक उनकी सेंस ऑफ टेस्ट भी चली गई थी। और ये सब तब हुआ जब एक्सपोजर के बस 30 सेकंड के अंदर ही उन्हें बचा लिया गया था। नाउ इमेजिन कि एक ऐसा वैक्यूम बॉल अगर पृथ्वी पर आ गया और अगर उसने पूरे यूनिवर्स को लाइट की स्पीड से अपनी चपेट में ले लिया तो क्या होगा। इन्हीं कारणों की वजह से स्टीफन हॉकिंस ने क्वार्क्स के साथ छेड़खानी न करने की चेतावनी दी थी। इसे समझने के लिए मान लो कि ये सभी फील्ड्स एक बॉल हैं। सो यूनिवर्स की शुरुआत में ये सभी फील्ड्स इस पॉइंट पर मौजूद थी एंड आज वो सभी फील्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जब फिजिसिस्ट ने इन सभी फील्ड्स के मास से उनकी एनर्जी को कैलकुलेट किया, तब उन्हें पता चला कि हिग फील्ड की एनर्जी बाकी फील्ड से ज्यादा है, यानी कि वो यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिजिक्स में सभी क्वांटिटीज स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही हिग्स फील्ड के पास स्टेबिलिटी की तरफ जाने के 2 ऑप्शन हैं। पहला ये कि एनर्जी हिल के ऊपर चढ़कर उसे क्रॉस करना, जिसमें उसे एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, और दूसरा ये कि इस एनर्जी हिल के बीच में से एक टनल बनाकर नीचे स्टेबिलिटी की तरफ जाना, जिसमें कम्प्लीटली कम एनर्जी लगेगी। और इस वजह से हिग्स फील्ड सेकंड प्रोसेस यानी क्वांटम टनलिंग से स्टेबिलिटी के तरफ बढ़ता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस ही चुनती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिजिसिस्ट के हिसाब से यूनिवर्स के हर स्क्वायर मीटर में 10⁻⁴ हिरोशिमा बॉम्ब्स जितनी एनर्जी रिलीज होगी। इससे यूनिवर्स एक वैक्यूम बबल बन जाएगा और यूनिवर्स पलक झपकाते ही इवेपोरेट हो जाएगा। बट फर्मी लैब फिजिसिस्ट जोसेफ लाइकिन के हिसाब से हिग्स फील्ड के स्टेबिलिटी तक आने में, यानी कि वैक्यूम डिके में 10⁻100 साल का समय लग सकता है। यानी आज हम ये कह सकते हैं कि इसके होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। बट स्टिल दिस थ्योरी इज एक्सट्रीमली स्पूकी ऑल इन इटसेल्फ एंड डोंट गेट टू हैप्पी बिकॉज एक थ्योरी ऐसी है जिसके मुताबिक 100% प्रोबेबिलिटी है कि हमारा ब्रेन बायोलॉजिकली नहीं
बल्कि पार्टिकल्स के रैंडम फ्लक्चुएशन से बना हुआ है। एंड नाउ स्टे विद मी, दिस इज क्रेजी। बेसिकली बोल्ट्जमैन ब्रेन थ्योरी के हिसाब से वी आर नॉट रियल, मतलब हमारे ब्रेन बिना किसी बॉडी और स्केलेटन के यूनिवर्स में फ्लोट कर रहे हैं, और जो कुछ भी हम सेंस करते हैं, यानी इन शॉर्ट ये पूरा यूनिवर्स हमारी इसी फ्लोटिंग ब्रेन से बना हुआ एक इल्यूजन है। और नहीं, ये हमारी बनाई थ्योरी नहीं, बल्कि उस डिबेट का कहना है जो क्वांटम फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक के असिस्टेंट अर्न्स्ट जर्मेलो और थर्मोडायनेमिक्स की नींव रखने वाले लुडविग बोल्ट्जमैन के बीच हुई थी। इस डिबेट में जर्मेलो ने बोल्ट्जमैन का थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, जो ये कहता है कि एंट्रोपी यानी कि पार्टिकल्स का डिसऑर्डर स्टेट समय के साथ बढ़ते चला जाता है, उसमें उन्होंने एक प्रॉब्लम ढूंढ निकाला है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपको इनमें से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी, और क्या आपको लगता है कि भविष्य में ऐसी चीजें संभव हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।